नमस्कार। भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और आज का मुख्य मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो हमारे हिमाचल प्रदेश का युवा है, उनसे पूरे प्रदेश में मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कृपया आप सभी जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, अपना ब्लॉक में जाके अपना वोटर कार्ड जरूर बनाएं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति के खिलाफ जंग करें। और इसी के साथ में आप सबके सवाल आमंत्रित करता हूं। देखिए कौल जी, आप जैसे कि कह रहे हैं कि जन नीति विरोधियां हैं, तो विरोध जो है आप भाजपा कर रहे हैं, उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। क्या कहना चाहिए, कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि जन विरोधी नीतियां। आज आप बात कर लीजिए युवाओं की। युवाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, वो क्या आप समझते नहीं कि ये जन विरोधी नीति है? आप किसानों के प्रति देख लीजिए, आप महिलाओं के प्रति देख लीजिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, इसके प्रति पूरे देश में एक आक्रोश फैला हुआ। तो इसी के संदर्भ में मैंने ये पक्ष रखा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है नजदीक हैं, और अगर जनता आपको प्यार देती है, आपको टिकट मिलती है पार्टी की, या जनता आपको प्यार देती है, तो आने वाले समय में आपके क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरा पहला मुद्दा ही 2 बातों पे मैं काम करना चाहूंगा। पहले, जसीमपुर विधानसभा में ऐसा कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, और मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे 17 साल में यूएस में रहा हूं, तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने वहां पे अपने आप को एजुकेट किया है थ्रू द टाइम, तो मैं वो चीज़ों को हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एप्लीकेबल करना चाहता हूं। और यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं, मेरी महिला साथी हैं, उनको रोजगार के साधन में उपलब्ध करवाना चाहता हूँ। कौल जी, लोगों के मन में एक गंभीर विचार ये रहता है कि हर कोई जो वो राजनेता बनना चाहता है, हर कोई समाज सेवा करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि एक राजनेता बन के ही समाज का सुधार किया जा सकता है? क्या और कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए से भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं? निसंदेह आपका सवाल बहुत ही जायज है कि क्या राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसको मैं एक पंक्ति पीछे लेके जाता हूं। मैं आपके माध्यम से मैं आपसे जो मीडिया के बंधु हैं उनसे भी और जसीमपुर की जनता के साथ भी एक प्रश्न आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो महिला खड़ी है, जो दलित खड़ा है, जो पिछड़ा हुआ है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पर आज अगर आप देखें, पिछले पन्नों को पलट के देखें, तो आरक्षण का फायदा तो सिर्फ एक परिवार ले रहा है। क्या ये प्रश्न ये बनता, मैं तो कहता हूं कि ये मेरा ही नहीं, आप मीडिया के बंधुओं का भी प्रश्न बनता है। हर बार ऐसा होता है कि मीडिया के बंधु सवाल पूछते हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष एक बहुत बड़ा एक उत्तर रखना चाहता हूं। प्रश्न मैं कर नहीं सकता, उत्तर रखना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को जसीमपुर की जनता तक पहुंचाना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि समाज की आखिरी पंक्ति में कोई खड़ा व्यक्ति है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ी कोई मेरी महिला है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या उसको आगे नहीं आना चाहिए? क्या राजनीति सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित रह जानी चाहिए? आरक्षण का फायदा क्या सिर्फ एक परिवार को मिलना चाहिए? तो इस संदर्भ में मैं एक प्रयास कर रहा हूं। मैं पिछले 7 वर्षों से, जब से मैं यूएस से वापस आया हूं, इससे पहले मैं जब कॉलेज अवस्था में था, राजपुर में पढ़ता था, तो मैंने एनएसयूआई के थ्रू इलेक्शन लड़ा था। पर उसके बाद जिंदगी की रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि मैं एक साधारण गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं, तो मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। मैं जब 2015 में जब मैं वापस आया, तब से मैं अपने लोगों के साथ जुड़ा हूं। जो इस वक्त वर्तमान और जो हालत है, उसके अंतर्गत मैंने एक प्रयास किया है
जहां कोई मुझे गरीब महिला दिखी है, जहां कोई मेरा मजदूर भाई दिखा है, जहां कोई मेरा कोई भी व्यक्ति जो मुझे लगता है कि उसकी मदद होनी चाहिए, तो मैंने समय समय पे हर मंच पे मैंने प्रयास किया है कि उन प्रश्नों को मैंने उठाने का एक सार्थक प्रयास किया है। इसी के साथ बात की जाए तो नरेगा की तो लोगों में एक महत्वपूर्ण चर्चा रहती है कि कौल सिंह जहां पर नोटों के वादे करते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, करोड़ों रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मगर उनकी माता जो वो नरेगा में कार्य करती है, तो उसके लिए आपके जो विरोधी है उसका क्या आपका जवाब रहेगा? मैंने पहले भी कहा और आपका बलजीत भाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मंच पे एक सवाल उठाया है। और मैं जसीमपुर की जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं नेता पुत्र हूं, मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बिजनेसमैन का पुत्र हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिता एक मजदूर थे, मेरी माता एक मजदूर थी, और सौभाग्य है, जसीमपुर का सौभाग्य है और हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि एक गरीब किसान मजदूर का बेटा आज मंच पे बैठा हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, धन्यवाद करना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर मुझे सचिव के पद पे नवाजा है, मुझे कार्य करने का मौका दिया है। तो भाई बलजीत जी, मैं फिर कहता हूं, मैं फिर दोबारा आपके सामने, आप सबके सामने एक और पन्ना खोलना चाहता हूं। क्या गरीब किसान मजदूर का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ऐसे एक संविधान के किस अध्याय में, किस पन्ने पे लिखा है कि क्या किसी गरीब मजदूर, क्या मेरी माँ मनरेगा में काम करती है? मैं गर्व से कहता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, मैं मजदूर का बेटा हूं, हाँ, मैं किस गरीब किसान का बेटा हूं, हाँ, मैंने मेरी माँ मेहनत करके, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी माँ ने मजदूरी करके मुझे अमेरिका तक पहुंचाया है। और मैं सबको, जसीमपुर की 45,000 माताएं बहनें मनरेगा में काम करती हैं। मैं एक माँ का नहीं, मैं 45,000 माताओं बहनों का बेटा हूं। मैं सौभाग्य से कहता हूं, बड़ी बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, और धन्यवाद करना चाहता हूं बलजीत भाई। और जो व्यक्ति विशेष माताओं बहनों पे करते हैं कि इनकी माँ मजदूरी करती है, मैं गर्व से कहता हूं, हाँ, मेरी माँ मजदूरी करती है। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी एक माँ नहीं, जसीमपुर विधानसभा की 45,000 माताएं बहनें मजदूरी करती हैं। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख मजदूर लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ मजदूरी और साधन ही नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में बताइए आप, ना रोजगार के साधन है, ना कोई ये है। जो भी अतीत में जितनी सरकारें रही, सभी सरकारों ने अथक प्रयास किए, अपने अपने लेवल पे सबने प्रयास किए, पर जसीमपुर विधानसभा में रोजगार के कोई साधन नहीं है। ये सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है, ये आज की सच्चाई है, 21वीं सदी की सच्चाई है। तो मजदूरी मैं खुद नहीं करता हूँ, मेरी माँ करती है। मेरी माँ के साथ 35,000 और मेरी माताएं बहनें मजदूरी करती हैं। और इस बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस बार सौभाग्य होने जा रहा है कि इस बार 45,000 माताओं बहनों का बेटा विधानसभा से क्षेत्र जसीमपुर से एक मजबूत आवाज बन के उठ रहा है। धन्यवाद। कौल जी, वर्तमान विधायक रवि धीमान जी बीजेपी के, उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, किस तरह से देखते हैं? भाई रवि धीमान जी एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। पर जब बात आती है कार्य प्रणाली की, जब बात आती है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पे भाई रवि धीमान जी फेलियर साबित हुए हैं। ये बात मैं मजबूती के साथ कहता हूं। आज अगर आप मैं एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमारी एक जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि है मेरी बहन, छोटी बहन नेहा वर्मा जी, टंबर की पंचायत की प्रधान है। आप समझ सकते हैं, पंचायत प्रतिनिधि होने के बावजूद उनके ऊपर उनकी पंचायत में ही हमला हो जाता है। और भाई रवि धीमान जी का बहुत बड़ा फेलियर है। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार जसीमपुर विधानसभा में हुआ है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हो जाता है, और आज तक पुलिस प्रशासन जो बैठा हुआ है उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अगर कार्रवाई हुई है तो मैं भाई रवि धीमान जी से अनुरोध करता हूं कि बताएं जनता के सामने कि क्या हुआ। एक हमारी दो चीजें इसमें बहुत बड़ा ये है। एक, पहली बात वो जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। दूसरी हमारी महिला है। पहली बार हुआ है कि एक महिला आगे आई है और वो बहुत बेबाकी से अपना बात रखती हैं। मैंने विभिन्न मंचों में देखा है, उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने पक्ष रखे हैं। पर अगर देखिए कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था टोटल चरमराई हुई है, तो क्या ये भाई रवि धीमान जी का फेलियर साबित नहीं होता है? क्लियर है। मैं तर्क के साथ कह रहा हूं। दूसरा तर्क मैं कहता हूं कि पंचरुखी में कूड़ा संयंत्र केंद्र लगाने के लिए पैसे स्वीकृत हुए थे, है ना। तो भाई रवि धीमान जी ने आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है। सहमत होंगे आप मेरी बात से। पर भाई रवि धीमान जी का फेलियर है कि वो कूड़ा संयंत्र केंद्र यहां नहीं लग पाया। क्या जसीमपुर की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है? मैं फिर कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं। कई बार हमने उनसे इस बारे में सवाल पूछा है, मगर उनका जवाब क्या ये तो आपको देखने में भी लगता है कि वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है। 63 लाख रुपया कूड़ा संयंत्र के लिए आना, पंचरुखी की सौंदर्यकरण के लिए 4 चांद लग जाने थे। आज भी पंचरुखी बाजार इतना बड़ा हमारा बाजार है, मगर उसमें एक ही कलंक है कि कूड़ा आखिर कहां रखा जाए। व्यापार मंडल की बात की जाए तो व्यापार मंडल सीधा कहता है कि हमारे पास स्थान नहीं है। व्यापारी वर्ग जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं, सफाई होती है, मगर कूड़ा संयंत्र ना होना एक पंचरुखी के लिए कलंकित है। तो आप कुछ सत्ता में आते हैं तो आप इसके बारे में आपका क्या प्रोजेक्ट प्लान रहेगा? आज ये खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर माता भगवती का आशीर्वाद होता है और जसीमपुर की जनता का आशीर्वाद होता है और मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैं एक जन संवाद स्थापित करूंगा, जिसमें मैं फिर बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 17 साल अमेरिका में रहा हूं। मैं कांग्रेस को नहीं बुलाऊंगा, बीजेपी को नहीं बुलाऊंगा, आपको नहीं, मैं जसीमपुर की जनता को बुलाकर उस समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा। मैं आपके साथ में बड़ी मजबूती के साथ रखता हूं इस बात। सबसे बड़ा विशेष मुद्दा रहता है जसीमपुर में, पहले भी कई सरकारें आई, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, मगर अवैध खनन जो है वो जसीमपुर में विशेष मुद्दा रहा है। आप सत्ता पक्ष में आते हैं, आप जीत कर आते हैं, आपके सर पे जीत का सहरा आता है, तो ये जो विशेष मुद्दा है इसके प्रति आपकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी? बलजीत भाई जी, पुनः आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। पुनः ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, भाई रवि धीमान जी का फेलियर दिखाई देता है। सरकार बैठी है, उनकी फेलियर है उनका। इस सवाल का जवाब मुझसे मांगा जा रहा है, पर मैं फिर कहता हूं, ये भाई रवि धीमान जी का फेलियर है कि अवैध खनन हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। ये उनका फेलियर है। एंड मैं तो स्वागत करता हूं कि भाई रवि धीमान जी इस बात का जवाब दें कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर जसीमपुर की जनता ने 70,000 लोगों ने चुन के अगर विधानसभा में बिठाया है, विधानसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो उनकी जवाबदारी बनती है। आज एक बात की जाए तो नशा भी चरम सीमा पर है। युवा, खास करके युवा पीढ़ी जो वो इसका शिकार हो रही है, और प्रशासन जो है वो कैंपिंग कर रहा है, कहीं पर मंच बनाए जा रहे हैं, मंच पर संबोधन किया जा रहा है, मगर धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। इसका विशेष, जब हम लोगों ने बात की लोगों से, तो इसका विशेष जो मुद्दा निकल कर आता है वो है बेरोजगारी। हर कोई रोजगार मिलेगा तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग जो है वो, युवा पीढ़ी जो है वो एक रास्ते पर चले जाएगी, उसको पता होगा कि मैंने सुबह काम पर जाना है। आप सत्ता में आते हैं तो जसीमपुर के जो युवा वर्ग है उसके लिए पहले भी हमने बात की है औद्योगिकरण की, तो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट जिसका आपने प्लान बनाया है कि जिसके जरिए से आप युवाओं को रोजगार देंगे? पुनः बहुत सटीक सवाल है। इसमें 2-3 बिंदु खड़े होकर जाते हैं। पहला, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ये रवि धीमान जी का अगेन फेलियर है कि जसीमपुर में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है। पर मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं बात करना चाहूंगा औद्योगिकरण पे। बड़ा व्यापार, बड़ा उद्योग लाना ये समस्या का ये नहीं है। आज की डेट में लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। हमारा चंगर क्षेत्र जो है लघु उद्योगों के लिए ओपन है। हमारे पास इतना बड़ा जो एम्प्लॉय तबका है वो मेरे पास है, जसीमपुर के पास है। ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज चैनलाइज कर, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है।
तो हम लघु उद्योगों के माध्यम से बहुत सारा युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम नशे के ऊपर भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। कौल जी पूर्व में यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं जयसिंहपुर विधानसभा से, पर पंचरुखी बाजार को आज तक जो ट्रैफिक की समस्या है, ना पार्किंग है, ये किसका दुर्भाग्य है? ये मैं बड़ी मजबूती से साथ कहूंगा कि अतीत में जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता के हिसाब से काम किया है। मैं ब्लेम गेम खेलने नहीं आया हूं। मैं सौभाग्य रखता हूं कि मुझे विभिन्न मंचों पर मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अतीत में जिन्होंने रहा है, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या वर्तमान में हैं, इन्होंने अपने कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया है। इसीलिए मैं राजनीति में उतरा हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली वी ऑल विल वर्क टुगेदर और हम इस समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।